हेलो बच्चों। चलो अपन चैप्टर ख़त्म करते हैं आज अपना। ठीक है। चैप्टर कौन सा है? आईसीडीआर। कहाँ पर अपन ने छोड़ा था इसको? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स पर। ठीक है जी। चलिए बात कर लेते हैं अपन आईडीआर के बारे में। बच्चों आईडीआर अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, फॉरेन कंपनीज़ के अंदर। तो मैं नहीं समझता यहाँ पे डिस्कस करना वापस से ठीक रहेगा। अपन आईडीआर के बारे में पढ़ चुके हैं, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, जिसके अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इंडिया के इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी देकर पैसा मांगने आता है। ठीक है। चलिए इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं इसके बारे में। एन इशूइंग कंपनी मेकिंग एन इशू ऑफ आईडीआर इज़ रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग। यानी कि अगर कोई बाहर की कंपनी आ रही है जिसको क्या करना है, आईडीआर इशू करना है, उसको कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। सबसे पहला, वो कैसे होनी चाहिए? अपनी होम कंट्री के अंदर लिस्टेड होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो अपनी कंट्री के किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू सिक्योरिटी इशू के रिगार्डिंग प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। यानी कि वो जो कंट्री जहाँ से इनकॉर्पोरेट हुई है वहाँ की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी उन्होंने उसको इशू सिक्योरिटीज़ के इशू करने से प्रोहिबिट ना किया हो। सी पॉइंट। और उसका क्या हो भाई, अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड हो किसके अंदर? कंप्लायंस के अंदर और सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेशंस के अंदर अपनी होम कंट्री के अंदर। यानी कि एक अच्छे बच्चे की तरह वो अपनी होम कंट्री के अंदर अच्छा खासा कंप्लायंस करे, उसका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आप इंडिया के अंदर भी आके क्या कर सकते हो? आईडीआर दे सकते हो। ठीक है। चलो और भी कंडीशंस आपको बता रखी हैं कि और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो आपको अगर करना है आईडीआर इशू तो आपको माननी पड़ेंगी। सबसे पहला, आपका जो इशू साइज़ है वो 50 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि अपन छोटे मोटे प्लेयर्स की बात नहीं कर रहे। आना है तो 50 करोड़ का आइडिया लेकर आओ, वरना मत आओ। ठीक है। दूसरा, आप अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर बताओ प्रोसीजर एप्लीकेंट को कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, वरना हमारा एप्लीकेंट तो भोला भाला है, उसको कुछ पता ही नहीं रहेगा कि कैसे करना है। ठीक है। तो जो प्रोस्पेक्टस आप इशू कर रहे हो ना, उसके अंदर आप प्रोसीजर बताओ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो सिक्योरिटीज़ के लिए। सिंपल। थर्ड पॉइंट, मिनिमम जो एप्लीकेशन अमाउंट है, मतलब सिक्योरिटीज़ को क्लेम करने के लिए जो एक इन्वेस्टर अपना एप्लीकेशन देता है, वो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट कितना होना चाहिए? 20,000 रुपये होना ही चाहिए मिनिमम। 25,000 होता है चलेगा, 15,000 नहीं हो सकता, 19,999 भी नहीं हो सकता, 20,000 तो होना चाहिए। चलिए ठीक है। जिसमें से एटलीस्ट 50% जो आइडिया है ना, वो किसको अलॉट करोगे आप? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। क्या हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं क्यूआईबी क्या होते हैं? यस और नो? यस। तो आप जितना लेकर आ रहे हो, सपोज 50 करोड़ आप लेकर आ रहे हो, उसका 50% मतलब कि 25 करोड़ आपको किसको अलॉट करना पड़ेगा? क्यूआईबी को। चलिए बाकी का बचा 50%, वो आप कहाँ पे एलोकेट कर सकते हो? नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को दे सकते हो। और उसके अंदर क्या इंक्लूड आएगा आपका? एम्प्लॉयज़ एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इश्यूअर एंड द मैनर ऑफ एलोकेशन हैज़ टू बी डिस्क्लोज इन द प्रॉस्पेक्टस। रुक जाओ, ये बोलता है भाई 50% तो क्यूआईबी को दे दो, बाकी बचा हुआ 50% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को दे दो। अब इसके अंदर इंक्लूड होंगे एम्प्लॉयज़ भी। चलो अब हमारी जो कंपनी है, बाहर की कंपनी जो आइडिया ला रही है, आपको प्रोस्पेक्टस में ये बताना पड़ेगा कि आप कैसे एलोकेट करोगे। आप ऐसा कौन सा कैलकुलेशन है, कौन सा मैनर जो आप यूज़ कर रहे हो, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो? एलोकेशन कर रहे हो सिक्योरिटीज़ का। ठीक है। और आप जैसा भी इन्वेस्टर्स को आप करते हो अलॉटमेंट, वो कैसा होगा बच्चों? प्रपोर्शनेटली बेसिस पर होगा। ठीक है। सिंपल है यहाँ तक। चलिए एफ पॉइंट, एट एनी गिवन टाइम देयर विल बी ओनली वन डिनोमिनेशन। हाईलाइट कर लेना बच्चों, वन डिनोमिनेशन। वन डिनोमिनेशन मतलब होता है वन करेंसी। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, वहाँ पे डॉलर चल रहा है तो यहाँ भी आप डॉलर लेकर आ गए, नहीं। आप किसके अंदर इशू कर रहे हो? आप रुपीज़ के अंदर इशू करो। हमको जो आइडिया मिलना चाहिए वो किसके अंदर होना चाहिए? रुपीज़ के अंदर होना चाहिए। तो फिर सारे में इंडियन रुपीज़ की ही बात रहेगी। यस और नो? यस। तो यहाँ पर आपकी कंडीशंस ख़त्म होती हैं। रिवाइज करेंगे फुर्ती से। सबसे पहला, आपका मिनिमम साइज़ कितना होना चाहिए? इशू साइज़ 50 करोड़। चलो ठीक है। प्रोस्पेक्टस के अंदर आप बताएंगे कि क्या क्या प्रोसीजर वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है एप्लीकेंट। सी वाला पॉइंट, मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 20,000,
फोर्थ पॉइंट 50% आप QIB को दोगे, बचा हुआ 50% आप नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को दोगे, जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ भी आते हैं। आप कैसे अलॉट कर रहे हो आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर बताना पड़ेगा, एंड F.1 डिनोमिनेशन होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई आपकी कंडीशंस। बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की। ये एक तरह का ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर क्या करते हो आप अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करवा सकते हो। सिंपल सी बात समझो, ज़्यादा इसके अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्या है, आप अपनी सिक्योरिटीज़ लिस्ट करवा सकते हो और बहुत इजीली लिस्ट करवा सकते हो। इसी के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। ठीक है, चलो ITP इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्रोग्राम है ये। चलो इसके अंदर अपन सबसे पहला पढ़ते हैं फास्ट ट्रैक इशू। फास्ट ट्रैक इशू का पहले मतलब समझ लो क्या होता है, कॉन्सेप्ट और थ्योरी अपन बाद में आएंगे। फास्ट ट्रैक का मतलब बहुत जल्दी जल्दी, मतलब अगर हमारी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करवाना, इशू करवाने के अंदर बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं। यस, हमको कंपनीज एक्ट, सेबी, ICDR और भी न जाने कितने कितने रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशंस और एक्ट्स को फॉलो करना पड़ता है। तो यार उसके अंदर तो बेचारे लोग परेशान हो जाएंगे। तो फिर एक लेकर आए हम फास्ट ट्रैक इशू, जिसके अंदर खटाखट काम हो जाता है अपना। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज आ सकती हैं इसके अंदर। तो एक ऐसी कंपनी जिसका एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 बिलियन रुपीज़ है पब्लिक इशू के केस में, या फिर 2.5 बिलियन है किसके केस में, राइट इशू के केस में, वो कर सकती है फास्ट ट्रैक इशू रूट से अपना इशू कर सकती है सिक्योरिटीज़। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एडिशनल कंडीशंस और हैं जो दे रखी हैं आपको। हमारे जो इशूअर, प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप है, उन्होंने सेबी के साथ मिलकर कोई सेटलमेंट मैकेनिज्म या कोई कंसेंट के साथ न किया हो। मतलब हमारा जो इशूअर है, प्रमोटर ग्रुप है, डायरेक्टर है इशूअर के, उन्होंने कोई भी गलत काम ना किया हो, पहली बात। और गलत काम करने के बाद उन लोगों ने सेटलमेंट सेबी से ना किया हो। कितने टाइम में, ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रेफरेंस डेट। रेफरेंस डेट मतलब एक डेट एलोकेट होती है, ठीक है, उससे पिछले 3 साल के अंदर अंदर आपके इशूअर, प्रमोटर ग्रुप और डायरेक्टर ने कोई भी वायलेशन ना किया हो सिक्योरिटी लॉस का, और उसके अंदर सेटलमेंट भी ना हुआ हो। चलिए, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ राइट इशू, लेकिन हाईलाइट कर लेना बच्चों, इन केस ऑफ राइट इशू, यानी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, प्रॉपरली राइट इशू के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रमोटर ग्रुप जो हैं वो मैंडेटरीली सब्सक्राइब करें देयर राइट्स एंटाइटलमेंट एंड शेल नॉट रिनाउंस एक्सेप्ट विद इन द प्रमोटर्स ग्रुप और इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। यानी कि अगर आप राइट इशू लेकर आ रहे हो तो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्ड, आपको जो मिनिमम प्रमोटर का जो कंट्रीब्यूशन रहता है उसके अंदर भी क्या करे, वो भी अपना शेयर्स ले, ताकि वो भी कंट्रीब्यूट करे। यस और नो? यस, तो आपको लेना पड़ेगा। सी पॉइंट, इक्विटी शेयर्स ऑफ इशूअर हैव नॉट बीन सस्पेंडेड फ्रॉम ट्रेडिंग एज अ डिसिप्लिनरी मेजर। यानी कि हमारे जो इक्विटी शेयर्स है ना इशूअर के, वो क्या ना हुए हों, सस्पेंड ना हुए हों। यानी कि हमारे इशूअर ने कोई गलत काम नहीं किया हो जिससे उसके कोई डिसिप्लिनरी मेजर के चलते हमने इक्विटी शेयर्स पे बैन लगाया हो। कितने स्पैन के अंदर, ड्यूरिंग द लास्ट 3 इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रेफरेंस डेट, यानी हमारे रेफरेंस डेट से पीछे के 3 ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग, पीछे के इमीडिएटली 3 ईयर के अंदर कोई भी इक्विटी शेयर के ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए हमारे इश्यूअर कंपनी के। ठीक है, डी पॉइंट, एनुअलाइज्ड डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग टर्नओवर ऑफ द इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग द 6 कैलेंडर मंथ immediately preceding the month of reference date should be at least 2% of the weighted average number of equity shares listed during such period। यानी कि ये कहता है कि आपकी जब रेफरेंस डेट है ना, रेफरेंस डेट बच्चों ये रहा, हाईलाइट करो, रेफरेंस डेट से पीछे के 6 कैलेंडर मंथ के अंदर आपकी जितनी भी ट्रेडिंग हुई है, ठीक है, उसका कम से कम 2% ऑफ वेटेड एवरेज नंबर उस कंपनी के होने चाहिए। यानी कि उतनी आपकी ट्रेडिंग होनी चाहिए उस स्टॉक एक्सचेंज पर। यस और नो? यस। ई पॉइंट, देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हाईलाइट कर लेना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किन के बीच में? लीड मर्चेंट बैंकर और इशूअर या फिर उनके ग्रुप और एसोसिएट्स के बीच में। यानी कि सब में म्यूचुअल कंसेंट से काम होना चाहिए। हाँ, एंड
लास्ट पॉइंट, मस्ट हैव रिड्रेस्ड 95% ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट्स, यानी कि आपने जितनी भी आपको कंप्लेंट्स मिली है अभी तक उसका 95% आपने उनको क्या कर दिया है, प्रॉब्लम्स, उनकी कंप्लेंट्स को क्या है, सॉल्व कर दिया है। चलो ठीक है, तो ये था आपका किसके बारे में, फास्ट ट्रैक इशू की कंडीशंस के बारे में, ये सारी कंडीशंस थी। नेक्स्ट आता है आपका इंटरिम यूज़ ऑफ फंड्स, इसको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लिस्टिंग ऑन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये आ गया वापस, ठीक है, जो अपन ने ऊपर पढ़ा था। हाँ, तो इसके अंदर क्या है भाई, जो बहुत सारी, देखो ये क्या कहना चाह रहा है वो समझ लो। ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ना पहले एसएमई के लिए हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, बहुत सारे लोगों के लिए हमने ओपन कर दिया है। एसएमई मतलब स्मॉल मीडियम एक्सचेंज, स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज, यानी कि बहुत छोटी कंपनीज जो होती है ना, जिनका टर्नओवर बहुत छोटा है, जिनके पास इतनी एसेट्स नहीं है, ठीक है, तो उनको भी अगर लिस्ट करना है तो ये उनके लिए एक्सचेंज रहता है। चलिए, जैसे स्टॉक एक्सचेंज रहता है बड़ी कंपनियों के लिए, छोटी कंपनियों के लिए एसएमई रहता है। तो वो सिर्फ एसएमई के लिए नहीं रह गई, अब वो किसके लिए रह गया है, अब बहुत सारी कंपनीज के लिए भी हमने ओपन कर दिया है। चलिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सबसे पहला, कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो एलिजिबल रहेंगी ताकि वो किसके अंदर लिस्ट हो सकें, आईटीपी के अंदर लिस्ट हो सकें। सबसे पहले, अगर आपकी एंटिटी किसके अंदर इन्वॉल्व है, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा एनालिटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन सब के अंदर इन्वॉल्व है। और वो क्या प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और बिजनेस प्लेटफॉर्म्स विद द सब्सटेंशियल वैल्यू एडिशन, जिसमें कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 25% एट इट्स प्री इशू कैपिटल इज हेल्ड बाय QIB। यानी कि आप सबसे पहले क्या करो, आप टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन सब के अंदर एंटिटी है, यस, सबसे पहली बात। फिर आप इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट, सर्विसेज या बिजनेस प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, हाँ जी। इसके अंदर आप सब्सटेंशियल वैल्यू एडिशन करते हैं, हाँ जी। और आपका प्री इशू कैपिटल, ये एक नया टर्म आया है। प्री इशू कैपिटल मतलब क्या होता है, सपोज आपकी 50 करोड़ की ऑलरेडी कैपिटल है, ठीक है, 50 CR। चलो, आप प्रपोज्ड, अच्छा ये तो क्या हो गई आपकी प्री इशू कैपिटल, है ना, इशू करने से पहले की कैपिटल। चलो ठीक है, आप 50 करोड़, एक मिनट रुको, सपोज आप 50 करोड़ और लाना चाहते हैं, ठीक है, 50 करोड़ आप ये लाना चाहते हैं, ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका प्रपोज्ड इशू कैपिटल है, ठीक है। और इन दोनों के बाद आपका कितना हो जाएगा टोटल, 100 करोड़, यस और नो, ये क्या हो जाएगा, पोस्ट इशू कैपिटल। तो ये होता है आपका प्री इशू कैपिटल, प्रपोज्ड इशू कैपिटल एंड पोस्ट इशू कैपिटल। तो ये कह रहा है कि एलिजिबल कौन होएगा, जो आपका प्री इशू कैपिटल है उसका 25% किसके पास हो, QIB के पास हो। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बच्चों। चलिए, ओके, नेक्स्ट आता है अपना सेकंड पॉइंट, एनी अदर एंटिटी इन विच एटलीस्ट 50% ऑफ प्री इशू कैपिटल इज हेल्ड बाय QIB एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद द सेबी। यानी कि और कोई दूसरी कंपनी, एनी अदर कंपनी, एंटिटी मतलब ये जो एंटिटीज़ ऊपर बता रखी है ना, इनको छोड़कर अगर कोई दूसरी एंटिटी ITP के ऊपर लिस्टेड होना चाहती है तो उसका एटलीस्ट 50% ऑफ प्री इशू कैपिटल किसके पास होना चाहिए, QIB के पास होना चाहिए। यानी कि इस केस के अंदर कितना, 25%, और अदर कंपनीज के केस में कितना, 50%, किसका, प्री इशू कैपिटल का, ठीक है। चलो, सबसे पहला, नो पर्सन इंडिविजुअली और कलेक्टिवली विद पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट शैल होल्ड मोर देन 25% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। यानी कोई भी पर्सन उस एंटिटी का, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर, ठीक है, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट का मतलब क्या होता है, सपोज एक पर्सन खुद मिलकर 50% होल्ड कर रहा है, ये हो गया इंडिविजुअली। अगर 8 लोग मिलकर खुद 50% के ऊपर होल्ड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, ग्रुप में कर रहे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 25% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल, बताया था ना मैंने, 100 करोड़ क्या कहलाएगा अपने एग्जाम्पल के केस में, पोस्ट इशू कैपिटल। तो पोस्ट इशू कैपिटल का 25% से ज़्यादा किसी पर्सन या फिर इंडिविजुअल या पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट के पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट,
एलिजिबल, देखो ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है, ये सिंपल सी समझ लो बात। ये कह रहा है कि बहुत सारे जो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स थे ना, जो कंडीशंस थी, वो क्या कर दिए हैं, सब्सटेंशियली डाइल्यूटेड कर दिए, मतलब कि हटा दिए हैं। तो उसके आगे आप जितने भी ये कंडीशंस देखोगे वो सब क्या हैं, हटाई जा चुकी हैं। ठीक है, बस इनको इतना सा समझिए आप। चलिए नेक्स्ट आता है आपका ये वाला पॉइंट, बड़ा ट्रिकी पॉइंट है। इसके अंदर समझो ये क्या कहना चाह रहा है। ये है अपना नया स्टार्ट हो रहा है लिस्टिंग। ठीक है बच्चों, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अपन क्या करना चाह रहे हैं, लिस्टिंग करना चाह रहे हैं। यस, तो सबसे पहले हमने क्या बोला, बोले भाई लिस्टिंग करना चाहते हैं हम आईटीपी के अंदर। हमने इसके अंदर एलिजिबिलिटी देखा, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना। पहली बात, एलिजिबिलिटी पूरी ख़त्म हो गई, हम बात करें लिस्टिंग की, कि चलो माना कि आपकी इशूइंग कंपनी जो है वो क्या है, एलिजिबल है। लिस्टिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि आप भले से आप लिस्टिंग करवा सकते हो, भले से आप कैसा हो, विदाउट पब्लिक इशू आप करवा लो, या फिर विद पब्लिक इशू आप करवा लो। ये देखो लिखा हुआ है, लिस्टिंग परसुएंट टू द पब्लिक इशू, यानी कि आप लिस्टिंग आईटीपी पे कैसे भी करवा सकते हो। आप पब्लिक इशू के बिना करवा लो लिस्टिंग, या फिर अगर आप चाहो तो पब्लिक इशू के साथ करवा लो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं विदाउट पब्लिक इशू अगर अंदर लिस्टिंग करवानी है तो क्या क्या कंडीशन अपने को सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। सबसे पहले क्या है, आपका जो ड्राफ्ट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो है ना, वो आपको फाइल करना पड़ेगा सेबी के पास अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस। यानी आपका ड्राफ्ट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मतलब जो बाद में जाके आपका प्रोस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर वगैरह बनता है, वो सब है ना। तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा, सेबी को बताना पड़ेगा कि सर ऐसे ऐसी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है, और प्रेस्क्राइब्ड फीस के साथ। चलिए, जो भी एलिजिबल एंटिटी है, अपन बार बार एलिजिबल एंटिटी को क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो फिल्टर है ना एलिजिबिलिटी, यहाँ के फिल्टर में से होकर आई है कंपनी, यानी कि वो क्या है, एलिजिबल है आईटीपी के लिए। उसके बाद और सारी कंडीशंस बता रहा है ये। सबसे पहली कंडीशंस, आपको ड्राफ्ट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट DID आपको फाइल करना पड़ेगा सेबी के पास विद द प्रेस्क्राइब्ड फीस। सेकेंड पॉइंट, एलिजिबल एंटिटी जो है वो ऑब्टेन करेगी इन प्रिंसिपल अप्रूवल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से। बस यहीं तक ही आपको याद करना है। क्या बोलता है कि आपकी एलिजिबल एंटिटी जो है वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले ले। अरे क्योंकि क्या होगा, उसमें लिस्टेड करवानी कि नहीं करवानी है। यस, इसीलिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, उससे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन ले लेंगे। सी पॉइंट, हियर द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग विल नॉट अप्लाई। हाईलाइट कर लो बच्चों, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग विल नॉट अप्लाई, सिंपल। यानी कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। डी पॉइंट, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ टू टेक प्लेस विद इन 30 डेज, यानी कि आपको अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करवा लेना है। कहाँ पर, आईटीपी पर, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम, सॉरी इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, सॉरी। ठीक है, आईटीपी कितने दिनों में, 30 डेज में। कब से, सबसे पहले डेट ऑफ इशुएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय सेबी। सर ये ऑब्जर्वेशन ऑफ सेबी, अरे हमने स्टार्टिंग में जो सेबी को भेजा ना ड्राफ्ट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, तो उससे उससे कुछ रिप्लाई भी तो आएगा, यस और नो। तो जब उन्होंने इशुएंस किया अपना ऑब्जर्वेशन तब से करवा लो, या फिर अगर ऑब्जर्वेशन कोई आया ही नहीं है तो जब उसकी कोई एक्सपायरी हो जाती है ना डेट की, कि भाई इतने तक नहीं आया, तो अगर नहीं आया तो फिर आप उससे 30 दिन के अंदर अंदर अपनी लिस्ट करवा लो। चलो नेक्स्ट क्या कहता है, प्रोविजंस ऑफ ICDR रेगुलेशंस रिलेटेड टू विल नॉट अप्लाई, यानी कि ICDR के रेगुलेशंस, अलॉटमेंट ऑफ इशूइंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि हम बहुत इजी बना रहे हैं आईटीपी पर लिस्टेड करवाना। यस और नो, यस। चलो फुर्ती से एक बार देख लें, क्या रिवाइज हो जाएगा अपना। कितने पॉइंट हैं, मात्र 5 पॉइंट। सबसे पहला, आप एलिजिबल एंटिटी जो है वो ड्राफ्ट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट देगी सेबी को। ठीक है। सेकंड क्या है, जो एलिजिबल एंटिटी है वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेगी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से। थर्ड, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के मतलब एप्लीकेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। डी पॉइंट, आपको 30 डेज़ के अंदर लिस्ट कराना है। सबसे पहले डेट ऑफ इशुएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, और अगर नहीं किया तो एक्सपायरी से 30 डेज़। और लास्ट, ICDR के रेगुलेशंस इस पर अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है लिस्टिंग परसुएंट टू द पब्लिक इशू, यानी कि क्या बोलता है ये,
हमारी जो लिस्टिंग करा रहे हो आप, लेकिन कैसे करा रहे हो, पब्लिक इशू से भी करवा के, यानी कि इसके अंदर आपको थोड़े से क्या करने पड़ेंगे, कंप्लायंस ज़्यादा करने पड़ेंगे। हाँ जी, सबसे पहले एलिजिबल एंटिटी को बिल्कुल सेम ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा सेबी को। ऊपर क्या कर रहे थे, ड्राफ्ट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, नीचे क्या कर रहे हैं, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, बात लगभग सेम है। ठीक है, चलिए मिनिमम एप्लीकेशन साइज कितना रहेगा, 1 मिलियन हाईलाइट करेंगे बच्चों। नंबर ऑफ अलॉटीज़ 200 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, मोर देन 200, यानी कि 200 होगा तो नहीं चलेगा, समझ लेना अपने हिसाब से। डी वाला पॉइंट, एलोकेशन ऑफ नेट पब्लिक ऑफर शैल बी मेड एज अंडर, यानी कि आप जो ये एलोकेशन कर रहे हो ना नेट पब्लिक ऑफर का, ये एलोकेशन आप कैसे करोगे वो देख लेते हैं अपन। सबसे पहले 75% आप किसको दोगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। ठीक है, चलो विदाउट सेपरेट एलोकेशन टू एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर वो होते हैं जो 2 करोड़ से ज़्यादा का क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो वो कहलाते, यानी कि जो बहुत बड़े लार्ज टर्म्स में अंदर जो लेते हैं उनको कहते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। चलिए ठीक है, तो उसके अंदर 75% आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देना है, बचा कितना 25%, और वो 25% आप देंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। ठीक है, ये हो गया अपना हिसाब। अगर कहीं अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, अंडर मतलब सपोज आपको देना है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंदर 25%, लेकिन गया ओनली 13%, तो अगर 13% गया है तो आप किसको दे सकते हो, बाकी का बचा हुआ, यानी कि बाकी का बचा हुआ 12% आप किस में दे सकते हैं, फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर, यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंदर दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इट्स क्लियर। तो अपन अगर रिवाइज करें तो इसके अंदर क्या होगा, 75% किसको जाएगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एंड 25% रिमेनिंग किसको जाएगा, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और नॉन इंस्टीट्यूशनल्स के अंदर अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में एलोकेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एलोकेशन जो होगा वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होगा, सिंपल, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। तो आपका पूछोगे सर कि सर ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है इसका कैसे होगा एलोकेशन, तो डिस्क्रिशनरी बेसिस पर होगा। डिस्क्रिशनरी मतलब ऑन इट्स ओन जजमेंट, यानी कि ईश्वर कंपनी डिसाइड करेगी कि कितना देना चाहिए। ठीक है, यहीं तक याद रखो। नेक्स्ट आते हैं अपन लॉक इन पीरियड पर, अपने किस पे आते हैं बच्चों, लॉक इन पीरियड। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट समझो, बाद में अपन आते हैं इसके ऊपर। हमने बोला कि यार पब्लिक का नुकसान नहीं होना चाहिए, कि सपोज आपको 2000 करोड़ चाहिए पब्लिक से, तो हम बोलते हैं यार 1500 करोड़ पब्लिक से लो और 500 करोड़ खुद भी डालो, ताकि क्या है आपका भी थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व रहे। तो प्रमोटर बड़े शाणे थे, उन लोगों ने क्या बोला, बोले हाँ 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 हम डालते हैं ना 500 करोड़ रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने भी 500 करोड़ रुपए डाले और उसके शेयर्स खरीद लिए। ठीक है, जैसे ही 1500 करोड़ रुपए पब्लिक से आए, इन लोगों ने क्या करा, अपने शेयर्स वापस से बेच दिए। ठीक है, तो हमारा पर्पस डिफीट हो गया ना। हम क्या चाहते थे कि यार आपका भी इन्वॉल्वमेंट रहे इसके अंदर, यस और नो। तो इसी हमारे पर्पस को आगे सस्टेन करने के लिए हम क्या कह रहे हैं, एक लॉक इन पीरियड। लॉक इन मतलब आपने अगर खरीदा, आप एक सर्टेन टाइम तक उसको सेल नहीं कर सकते, यानी कि वो क्या हो जाते हैं बच्चों, फ्रीज हो जाएंगे, यस और नो। यस, उनके अंदर ट्रांसफरेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, यानी आपने एक बार ख़रीदा, सपोज 1 साल 5 साल के लिए गए काम से, अब आप नहीं, उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते आप। चलो ठीक है, तो लॉक इन पीरियड देख लेते हैं हम। एंटायर प्री इशू कैपिटल ऑफ द शेयर होल्डर्स विल बी लॉक्ड इन फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि कंपनी का जो प्री इशू कैपिटल है, ठीक है, जिनको किसने होल्ड कर रखा है, शेयर होल्डर्स ने, वो पीरियड कितने टाइम के लिए लॉक इन हो जाएगा, 1 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा। कब से, डेट ऑफ अलॉटमेंट से, इन केस ऑफ लिस्टिंग परसुएंट टू द पब्लिक इशू, और डेट ऑफ लिस्टिंग से इन केस ऑफ लिस्टिंग विदाउट पब्लिक इशू। यानी कि अगर आपका लिस्टिंग परसुएंट टू द पब्लिक इशू है तो डेट ऑफ अलॉटमेंट से 1 साल, और अगर विदाउट पब्लिक इशू है तो डेट ऑफ लिस्टिंग से 1 साल। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। चलो, अब लॉक इन पीरियड किसी किसी पर एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, किसी पर एप्लीकेबल होता है, किसी पर नहीं होता है, तो हम बात कर रहे हैं किस पर एप्लीकेबल नहीं होएगा। हाईलाइट करना, अगर ESOP स्कीम के अंदर आप एम्प्लॉयज़ को अलॉट करते हो सिक्योरिटीज़, तो वो सिक्योरिटीज़ लॉक इन नहीं होंगी। लॉक इन नहीं होंगी मतलब वो अपनी सिक्योरिटीज़ कभी भी बेच सकते हैं, यस और नो, सेल कर सकते हैं वो। हाँ जी, चलिए अगर इसके अंदर हाईलाइट करते जाना, वेंचर कैपिटल फंड और कैटेगरी 1 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और अ फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। ठीक है, प्रोवाइडेड, बस यहाँ तक रुको।
अगर आपके जो शेयर्स हैं वो किसने होल्ड कर रखे हैं, वेंचर कैपिटल फंड ने, या फिर कैटेगरी 1 के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ने, या फिर फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर ने होल्ड कर रखे हैं, तो उसके ऊपर लॉक इन की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। कंडीशन क्या है कि इक्विटी शेयर्स वर लॉक्ड इन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, यानी कि जब इनको आपने दिया तब 1 साल तक का लॉक इन था। बोले हाँ सर बिल्कुल था, तो अब इनकी लॉक इन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए, तो लॉक इन की दो चीज़ें अपन फुर्ती से रिवाइज कर लेते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं है, लेकिन यहाँ से अपन रिवाइज करते हुए चलें। सबसे पहला भाई, ईएसओपी स्कीम के अंदर अलॉट कर रहे हो, लॉक इन नहीं होएगा। या फिर वेंचर कैपिटल फंड या कैटेगरी 1 का एआईएफ या फिर फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर है, अप्लाई नहीं होगा। कंडीशन क्या है, जब उनको परचेज किया 1 साल के लिए लॉक इन उसी टाइम हो गया था। चलो, थर्ड पॉइंट, हेल्ड बाय द पर्सन अदर देन द प्रमोटर्स, यानी कि ये प्रमोटर्स को छोड़ के अगर बाकी कोई पर्सन क्या करते हैं, होल्ड करते हैं कंटिन्यूसली 1 साल तक के लिए, प्रायर टू द डेट ऑफ लिस्टिंग, यानी जब आपकी लिस्टिंग हो रही है उससे पिछले के 1 साल के अंदर अगर आपने कंटिन्यूसली उसको होल्ड करा हुआ है और वो पर्सन प्रमोटर नहीं है, तो फिर उस केस के अंदर आप पे लॉक इन की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होएगी। ये किसके केस में, लिस्टिंग विदाउट पब्लिक इशू के केस में। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, in case equity shares held pursuant to the conversion of convertible securities holding pre-conversion as well as post-conversion will be considered, यानी कि अगर आपको क्या है, कन्वर्जन से मिल रहा है, यानी कि पहले के सपोज आपके पास डिबेंचर थे और डिबेंचर क्या कन्वर्टिबल डिबेंचर्स थे, तो आपने उनको भी कुछ टाइम तक तो होल्ड कर रखा होगा। हाँ जी। जब उसको कन्वर्ट किया इक्विटी में तब भी आपने कुछ टाइम होल्ड कर रखा होगा। हाँ जी। अगर वो कंडीशन कंप्लाई हो जाती है तो फिर आप पे लॉक इन की कंडीशन अप्लाई नहीं होएगी। ठीक है, चलिए, यानी कि ये जो पीरियड है वो कंसिडर किया जाता है। चलिए, लॉक इन सिक्योरिटीज ऑफ प्रमोटर शैल बी एलिजिबल फॉर प्लेज विद द कमर्शियल बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कि हमारे जो प्रमोटर हैं, ये जिनकी लॉक इन सिक्योरिटी हो चुकी है, अब वो बेच नहीं सकते, 1 साल के लिए नक्की गए काम से, तो यार अब हम क्या करें, अब हमारी कंपनी को या प्रमोटर्स को लोन चाहिए, तो बैंक वाले क्या बोलते हैं, बोले आपकी जो लॉक्ड इन सिक्योरिटी है वो हमारे यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी रख दो ना। तो बोलते हैं यार हम ऐसा नहीं कर सकते। बोले नहीं, आप कर सकते हो। अगर आपकी लॉक इन सिक्योरिटीज़ हैं और आप उसको चाहो तो कैसा रख सकते हो, आप कोलेटरल सिक्योरिटी रखकर आप उस पर लोन उठा सकते हो। यस और नो बच्चों? यस। डी पॉइंट क्या कहता है भाई, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अलॉटेड ऑन द डिस्क्रिशनरी बेसिस शैल बी लॉक्ड इन एज पर द लॉक इन रिक्वायरमेंट्स फॉर एंकर इन्वेस्टर्स, यानी एंकर इन्वेस्टर्स को जो मैंने आपको बताया था उसको अगर आप कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ अलॉट करते हो डिस्क्रिशनरी बेसिस पर, तो उसके ऊपर जो लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं लॉक इन के रिगार्डिंग वो उसके हिसाब से अप्लाई होंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं, अपन उसके हिसाब से देखेंगे। चलिए, प्रमोटर शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू at minimum 25% at the time of listing with the lock-in of 3 years done away with, यानी कि अगर कोई प्रमोटर की शेयर होल्डिंग जो है, ठीक है, जो कि पोस्ट इशू है, जिसमें मिनिमम 25% एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग जो है, अगर वो 3 साल तक रखता है, ख़त्म हो गया काम, उसको आगे रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसका ऑलरेडी लॉक इन पीरियड उसने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं अपना एग्जिट एंड माइग्रेशन टू मेन बोर्ड, यानी कि अगर किसी को क्या करना है भाई, देखो आईटीपी पे आप लिस्टेड तो हो गए, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, अब उसके अंदर आपको क्या हटना है या फिर वहाँ से हट के कहीं और जाना है, तो एक ऐसी लिस्टेड एंटिटी, ठीक है, जिसने विदाउट मेकिंग पब्लिक इशू क्या करना चाहती है, वो आईटीपी से एग्जिट करना चाहती है। सबसे पहला कंडीशन ध्यान से समझ लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये 2-3 नंबर का। सबसे पहली कंडीशन क्या है, आप शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाओगे। कैसे? पोस्टल बैलेट से, जिसके अंदर 90% ऑफ टोटल वोट्स फेवर में होने चाहिए और मेजोरिटी होनी चाहिए नॉन प्रमोटर की वोट्स की, यानी कि 2 कंडीशन है। सबसे पहला स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो एंड सेकंड क्या है, पोस्टल बैलेट से पास करो। एंड उसके अलावा क्या है कि कैसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, उसके अंदर 90% आपका कैसा होना चाहिए, टोटल वोट्स का 90% आप लेकर आओ।
और नॉन प्रमोटर वोट्स कितने होने चाहिए, मेजोरिटी में होने चाहिए, और वो भी उसके फेवर में, तब जाके वो क्या हो जाएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। और वो जो आप पास करते हो तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे सिक्योरिटीज़ लिस्टेड हैं उनको अप्रूव सच एग्जिट यानी कि वो हमारे जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैं वो भी क्या करेंगे, अप्रूव कर देंगे, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बेसिकली आपको मेंबर्स ने भी अप्रूव कर दिया है और RSE रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ने भी अप्रूव कर दिया है, आप जा सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ आप यहाँ से भी जा सकते हो क्योंकि आपका चैप्टर बच्चों ख़त्म हो गया है, ठीक है। अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पार्ट D LODR। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।